वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इसरो एंड एनपीसीएल एग्जाम स्पेशल क्लास नंबर 3। इससे पहले 2 क्लास में डिस्कशन किया था। हर क्लास में मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आज का क्लास में भी टोटल मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 30 टोटली नया क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम में देखिएगा, पेपर अगर 50 में होता है तो लगभग 42 से 43 क्वेश्चन आपका कॉमन आता है, बाकी 6 से 7 क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। वो कहां से पूछा जाता है आपको कुछ पता ही नहीं चलता। इसरो में अगर 80 क्वेश्चन देखते हैं, 80 क्वेश्चन में आपको लगभग 70 क्वेश्चन नॉर्मल आता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप पूछा जाता है। तो इन सब क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ाता हूं। जैसे 2000 एमसीक्यू का सीरीज आप जरूर देखिए, उसमें टोटल मैं 1300 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। 1300 क्वेश्चन में देखना कितने सारा नया नया क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं। और 2000 एमसीक्यू का पीडीएफ भी मेरा एकदम टोटली अलग टाइप ऑफ पीडीएफ है, उससे आपका टेक्निकल का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है। और उसका अगर डिस्कशन वीडियो आप देखते हैं, 1300 क्वेश्चन तक मैं डिस्कशन किया और उससे आपका बहुत अच्छा आपका नॉलेज बढ़ जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि मैं इसरो एग्जाम देने गया था, आपका 2000 एमसीक्यू का सीरीज पूरा देख के मैं गया था। क्योंकि 2000 एमसीक्यू का सीरीज में जो 1300 क्वेश्चन में डिस्कशन किया, 1300 क्वेश्चन का साथ लगभग मैं 3-4 हजार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता दिया हूं और हर एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट समझा था। वो भी एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज था। और ये जो आपका सीरीज है 3 नंबर क्लास चल रहा है, ये भी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं। नॉर्मल जो क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट को आता है, आपके पास जितना भी बुक है वो क्वेश्चन आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है एग्जाम में, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, तो आज का क्लास आप पूरा देखिए, वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग यू विथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसे हम लोग कहते हैं पीपीई, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। टोटल 8 टाइप ऑफ सुरक्षा उपकरण होता है। क्या क्या होता है, जैसे देखिए पीपी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8। पीपीई 1 मतलब हेलमेट, मतलब आपका हेड प्रोटेक्शन के लिए, ये आपका व्यक्तिगत सुरक्षा है। पीपीई 2 जैसे सेफ्टी फुटवेयर, मतलब सेफ्टी शू आपको पहनना है फुट प्रोटेक्शन के लिए। पीपीई 3 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे देखना आप कहीं पे भी आप सीएचपी में अगर आप काम किए हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट में अगर आप काम किए हैं, या कोई भी प्लांट जहां पे ज्यादा धूल गर्दा उड़ता है, उसमें आपको आपके अंदर धूल चला जाता है, तब आपको यूज करना पड़ता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है। पीपीई 4 आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन, जैसे आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन के लिए आप ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। पीपीई 5 जैसे आईज एंड फेस प्रोटेक्शन, इसके लिए आपको गॉगल्स पहनना पड़ेगा या फेस शील्ड आपको यूज करना है। पीपीई 6 प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड ओवरऑल, जैसे आपका एप्रॉन होता है, लेदर एप्रॉन होता है, तो आपको ओवरऑल या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना पड़ेगा। वेल्डिंग करते रहे आपको एप्रॉन पहनना है। ओके, पीपीई 7 ईयर्स प्रोटेक्शन, ईयर मफ्स या ईयरबड्स आपको यूज करना पड़ेगा जहां ज्यादा आवाज होता है। पीपीई 8 सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, अगर आप कहीं पे भी ऊंचे स्थान में काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी हार्नेस बेल्ट पहन के रहना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। ओके, अदरवाइज अगर आप कुछ सोचिए बड़ा बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, उधर से आपका पैर फिसलेगा, कुछ भी होगा, सेफ्टी हार्नेस बेल्ट अगर आप आपके साथ है तो आपको बचने का चांस मिलेगा। अगर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट आप यूज नहीं करते हैं तो आपका एक्सीडेंट होगा, आप पैर फिसला ऊंचा बिल्डिंग से तो आप नीचे आके गिरेंगे, लेकिन सेफ्टी हार्नेस बेल्ट रहने से आपका सुरक्षा मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये टोटल 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। यही आपको बोला है कि आपको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसके है। जिम्मेदारी किसकी है?
मतलब ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी किसका होता है? आप लोग आंसर दीजिए। जहां पे आप काम करते हैं उसी कोई भी कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जिम्मेदारी होता है आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उपलब्ध कराना कंपनी का काम होता है, जिसने आपको नौकरी दिया है। आप है एम्प्लॉय, ओके, और आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब आप अपने नौकरी कर रहे हैं, और जिसने आपको नौकरी दिया है उसे कहते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब नियोक्त, जिसने आपको काम में नियुक्त किया है। ओके, तो किसका जिम्मेदारी होता है? योर एम्प्लॉयर, योर सुपरवाइजर, योर कोवर्कर, योर सेल्फ। मतलब आपका नियोक्ता, आपका पर्यवेक्षक, आपका सहकर्मी या आप स्वयं। तो आप किसी भी कंपनी में जब काम करते हो तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये सारा चीज प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी किसका होता है? आपको जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया है, आपको जिसने नौकरी दिया है, नौकरी में नियुक्त किया है, उसे हम लोग एम्प्लॉयर कहते हैं या नियोक्ता कहते हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना किसका जिम्मेदारी है? पहनना किसका जिम्मेदारी है? आपको प्रोवाइड कर दिया है एम्प्लॉयर, नियोक्ता आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन पहनना किसका जिम्मेदारी होता है? योर सेल्फ, मतलब आप स्वयं, आपको खुद पहनना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंट क्वेश्चन मैं बोला कि आज डिस्कस करूंगा, तो आज 30 क्वेश्चन एकदम मजा आएगा आपको। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता तब होती है जब, तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता कब होती है? जब नियोक्ता को चोट लगती है, मतलब इंप्लॉयर्स सफर एन इंजुरी, जिसने आपको नौकरी दिया है उसको जब चोट लगता है तब आपको पहनना चाहिए। सेकेंड, द एम्प्लॉयज सफर एन इंजुरी, कर्मचारियों को चोट लगती है तब, जब किसी आपके सहकर्मी का या आपके को वर्कर्स जो भी है उसको जब चोट लगता है तब उसको देख के आपको पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, एन एम्प्लॉई आस्क फॉर इट, कोई कर्मचारी इसके लिए पूछता है तब, अगर किसी ने आपको बोलता आपने पहना है, आपने क्यों नहीं पहना है, या इंस्पेक्शन करता है तब आपको पहनना चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चौथा ऑप्शन, इंजीनियरिंग वर्क प्रैक्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड, मतलब इंजीनियरिंग कार्य अभ्यास और प्रशासनिक नियंत्रण खतरों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पीपीई पहनना चाहिए। आप जिस जोन में काम करते हो उसी के हिसाब से आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना आपको खुद का आवश्यकता है, वो आपके सेफ्टी के लिए होता है, किसी और के सेफ्टी के लिए नहीं होता। अगर आप सेफ्टी हार्नेस बेल्ट पहन के रहते हो तो आपको नया जिंदगी मिलेगा, बचने का आपको चांस मिलेगा। ज्यादा साउंड हो रहा है, ईयरबड्स ईयरमफ्स लगाते तो आपका कान भी ठीक रहेगा। CHP कोल हैंडलिंग प्लांट में अगर आप काम करते हैं उधर धूल गर्दा बहुत ज्यादा उठता है। अगर आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी यूज करते हैं तो सांस लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जिस जोन में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है। तो यही आपको बोला कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता तब होती है जब इंजीनियरिंग कार्य अभ्यास या प्रशासनिक नियंत्रण खतरों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, तो तब आपको पीपीई पहनना जरूरी है। मतलब जब आप इंजीनियरिंग वर्क करते हैं या किसी भी वर्क आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जहां पे कंट्रोल हो रहा है वहां पे प्रॉपर सेफ्टी नहीं है, उधर अपने सेफ्टी के लिए भाई पहले खुद बचो उसके बाद दूसरे को बचाओ, आपको पीपीई पहनना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेंसर मीटर इज यूज्ड इन व्हिच वर्क, सेंसर मीटर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एकदम नया क्वेश्चन बोला टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, दो संयोजी भागों के बीच अंतर की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ होल, छेद की एक्यूरेसी मतलब छेद की सटीकता की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ शेफ्ट, शेफ्ट के सटीकता जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी टू चेक द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट्स, बेलनाकार भागों के व्यास की जांच करने के लिए। तो सेंसर मीटर कब यूज किया जाता है? सेंसर मीटर किस कार्य के लिए यूज किया जाता है? टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स, मतलब दो मिलने वाला पार्ट्स के बीच के जो अंतर होता है उसको चेक करने के लिए सेंसर मीटर का यूज किया जाता है। टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू मीटिंग पार्ट्स मतलब दो संयोजी भागों के बीच की अंतर को जांच करने के लिए सेंसर मीटर का यूज किया जाता है। इतने दिन से आप जानते थे फीलर गेज यूज होता है। फीलर गेज तो राइट आंसर है ही, लेकिन जब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंसर मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जितना भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछा गया है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन, इनमें से एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से कुछ भी बनाकर नहीं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पीबीएस या क्वेश्चन पेपर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्केल इन व्हिच डिस्टेंस बिटवीन ग्रेजुएशन इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ दैट ग्रेजुएशन इज कॉल्ड। इसका मीनिंग समझ लीजिए, वो पैमाना जिसमें ग्रेजुएशन के बीच की दूरी उस ग्रेजुएशन के मान के समानुपाती होती है उसे कहता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब वो स्केल जिसमें ग्रेजुएशन की बीच की दूरी, ग्रेजुएशन ये आपका ग्रेजुएशन जिसको आप हिंदी में खाना कहते हैं, ग्रेजुएशन के बीच की दूरी उस ग्रेजुएशन के मान के समानुपाती होते हैं। मतलब इसका जो भी वैल्यू होता है, जो भी इसका वैल्यू होता है उसके समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। इस स्केल का नाम क्या है? रेगुलर स्केल, लीनियर स्केल, लाइन स्केल या इक्विडिस्टेंट स्केल, इक्विडिस्टेंट स्केल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टूडेंट इसका गलत आंसर करने वाला है। सब इक्विडिस्टेंस मतलब हिंदी मीनिंग इसका है समदूरस्थ पैमाना, मतलब समदूरस्थ स्केल। यही आप लोग आंसर करने वाले, ये आपका गलत हो जाएगा। इस स्केल का नाम है लीनियर स्केल, इस स्केल का नाम है लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में होता क्या? ग्रेजुएशन के बीच के जो दूरी होता है, ग्रेजुएशन के वैल्यू के जो भी दूरी होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसे हम लोग लीनियर स्केल कहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रैच आउल shown in the figure is used, मतलब चित्र में दिखाई गई स्क्रैच आउल का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको फिगर से दिख रहा है, इसका नाम है स्क्रैच आउल, SCRATCHAWL। ठीक है, इसका प्रयोग कहां पर हम लोग करते हैं? सीट मेटल वर्किंग पर्पस में हम लोग करते हैं। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है? 15 से 20 डिग्री होता है। इसका काम क्या होता है? किसी भी सीट मेटल वर्क में जब आपको मार्किंग करना जरूरी होता है, डीपर लाइन आपको जब मार्किंग करना होता है, गहरा लाइन जब आपको मार्क करना होता है, तब हम लोग स्क्रैच आउल यूज करते हैं। ओके, ये भी आपका स्क्राइबर का जैसा होता है। स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना था? 12 से 15 डिग्री था। इसका पॉइंट एंगल और थोड़ा ज्यादा है, कितना है? 15 से 20 डिग्री। ठीक है, ऊपर में देखिए एक लट्टू टाइप का हेड है। ओके, देखिए तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? 4 ऑप्शन है। टू ड्रॉ डीपर लाइंस, मतलब गहरी रेखाएं खींचने के लिए। टू फॉर्म अप द ड्रॉन लाइन, मतलब खींची गई रेखाओं को पुष्ट करना। टू मार्क सर्किल और इंप्रेशन, मतलब वृत्त या चाप बनाना। ऑप्शन नंबर डी टू ड्रॉ ऑर्डिनरी लाइन, मतलब साधारण रेखाएं खींचना। तो साधारण रेखाएं अगर आपको खींचना होता है मेटल प्लेट का ऊपर, तो तब हम लोग स्क्राइबर यूज करते हैं। लेकिन स्क्रैच आउल का यूज करते हैं जब आपको सीट मेटल
वर्कपीस के ऊपर डीपर लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। डीपर लाइन जब आपको मार्क करना पड़ेगा, गहरी रेखा जब आपको खींचना है, तो तब हम लोग स्क्रैच आउल का यूज करते हैं। ओके, देखिए इसमें बोला है स्क्रैच आउल इज यूज्ड टू ड्रॉ डीपर लाइन, मतलब स्क्रैच आउल का उपयोग गहरी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। स्क्रैच आउल इज ए वुड वर्किंग लेआउट एंड पॉइंट मेकिंग टूल, मतलब स्क्रैच आउल एक लकड़ी पर काम करने वाला लेआउट और बिंदु बनाने वाला उपकरण है। हम लोग शीट मेटल वर्क में इसको यूज करते हैं। द स्क्रैच आउल इज बेसिकली ए स्टील स्पाइक विथ इट्स शार्पेंड टू ए फाइन पॉइंट, मतलब स्क्रैच आउल मूलतः एक स्टील की कील होती है जिसके टिप पोर्शन बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही परफेक्ट एकदम पॉइंट होता है। कारपेंटर्स विल यूज दिस टाइप ऑफ स्क्रैच आउल रेजर टू क्रिएट लाइन दैट गाइड ए हैंड हैक्सो एंड चीजल, मतलब कारपेंटर को हम लोग हिंदी में बढ़ई कहते हैं ना, तो बढ़ई इस स्क्रैच आउल का उपयोग करते हैं हाथ की आड़ी या छेनी को दिशा देने वाली रेखाएं बनाने के लिए। देखना कारपेंटर लोग वो आपका लकड़ी का काम करता है, ठीक है, तो उसको जब मार्क करने का जरूरत होता है ना, तो तब भी बोल रहा है कि स्क्रैच आउल हम लोग यूज करते हैं। ये जो हम लोग स्क्रैच आउल से डीपर मार्क करते हैं, तो वो डीपर लाइन हम लोग देख कर क्या करते हैं, हैंड हैक्सो या चीजेल को चलाते हैं, यही आपको बोल रहा है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेट थोड़ा सा कम जूम करता हूं, वेट, हाँ। Which of the following methods of marking is used for marking of an irregular shaped job, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अंकन विधि अनियमित आकार के अंकन के लिए उपयोग की जाती है। किसी भी इरेगुलर शेप्ड जॉब है, उसमें अगर आपको मार्किंग करना है तो कौन सा मार्किंग विधि हम लोग फॉलो करते हैं, सेंटर लाइन मेथड, डेटम लाइन मेथड, मार्किंग बाय टेम्पलेट या नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर आप लोग मार्किंग बाय टेम्पलेट कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग बाय टेम्पलेट जो होता है ना, ये हम लोग मास प्रोडक्शन के टाइम जल्दी मार्किंग करने के लिए, वर्कपीस को जल्दी मार्किंग करने के लिए ये मेथड फॉलो करते हैं, मार्किंग बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट हम लोग कभी यूज करते हैं मास प्रोडक्शन के टाइम जल्दी आपको मार्किंग करने के लिए, ये आपका नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा सेंटर लाइन मेथड। किसी भी आपका इरेगुलर शेप्ड जॉब है, ओके, उसका हम लोग एक इमेजिनरी सेंटर लाइन मान लेते हैं, उसी का हिसाब से हम लोग बाकी मार्किंग करते हैं। ओके, सेंटर लाइन मेथड में होता है क्या, इमेजिनरी सेंटर लाइन आपको जस्ट एक मानना पड़ता है, उसी का हिसाब से आपको बाकी मार्किंग करना पड़ता है। देखिए मार्किंग मेथड 3 टाइप्स होता है मेनली, बोला है देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ वर्किंग। मार्किंग मेथड आपका अलग अलग होता है, लेकिन मेन आपको जो पढ़ना है सेंटर लाइन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड ऑन ऑड शेप्ड इरेगुलर जॉब, जब आपका विषम आकार के अनियमित वर्कपीस होते हैं तो उसमें मार्किंग करने के लिए सेंटर लाइन मार्किंग मेथड यूज करते हैं, यही आपको बोला है। इसमें होता क्या है, एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन इज सच टाइप ऑफ जॉब फॉर मार्किंग एंड अदर लाइंस आर ड्रॉन ऑन दिस ऑन इट्स बेसिस, मतलब इस विधि का उपयोग विषम आकार के अनियमित कार्य पर किया जाता है। ये तो मैं पहले बोला, इस प्रकार के कार्य में अंकन के लिए एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है तथा उस आधार पर उसके आधार पर अन्य रेखाएं खींची जाती है। तो किसी भी आपका ऑड शेप्ड इरेगुलर जॉब है तो हम लोग एक इमेजिनरी सेंटर लाइन मान लेते हैं, बाकी जो भी आपको डायमेंशन लेना है तो उसी का हिसाब से उस इमेजिनरी सेंटर लाइन के हिसाब से आपको मार्किंग करना है। ओके, मार्किंग बाय टेम्पलेट में आपको बता दिया हूं कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर क्विक मार्किंग इन मास प्रोडक्शन। इस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन में त्वरित अंकन करने के लिए किया जाता है। डेटम लाइन एंड डेटम सरफेस, डेटम लाइन एंड डेटम सरफेस, इसमें देख लीजिए डेटम लाइन इज ए रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन होता है फ्रॉम व्हिच ऑल अदर लाइंस आर मार्क्ड, मतलब डेटम लाइन एक रेफरेंस लाइन होता है और उसी रेफरेंस लाइन से बाकी लाइन बाकी सभी लाइन को हम लोग मार्किंग करते हैं। तो जो 10 मिलीमीटर लेना है तो इस रेफरेंस लाइन से आपको 10 मिलीमीटर लेना है, फिर आपको 20 मिलीमीटर बोला, मतलब रेफरेंस सरफेस आपको 20 मिलीमीटर लगाना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द बेस ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज मेड अप ऑफ। सरफेस गेज, देखिए सरफेस गेज को हम लोग स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, और इससे हम लोग मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं, मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, देखना लेद मशीन में जब हम लोग फोर्जे तक में वर्कपीस को होल्ड करवाते हैं तो सेंटरिंग करने का जरूरत होता है, तब भी हम लोग सरफेस गेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसके निचली सतह पर एक भी शेप का ग्रूव होता है, जिससे हम लोग इस यूनिवर्सल सरफेस गेज को किसी भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस को ऊपर रख के भी हम लोग मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सरफेस गेज और जो सरफेस गेज है उसका मेन डिफरेंस होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का निचली सतह पर वी ग्रूव कटे होते हैं, किसी भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस पर उसको बैठा के भी हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। ओके, और फ्लैट सरफेस के ऊपर तो हम लोग सरफेस प्लेट को बस बैठा सकते हैं। ओके, इतना तक आपको समझ आ गया। इसमें बोला है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का बेस किस धातु से बना होता है, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, ब्रोंज। आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन परसेंटेज होता है 2 to 4%। इससे हम लोग क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, और क्यूपोला फर्नेस का या कास्ट आयरन जब आप बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें मेन फ्यूल क्या होता है, मेन फ्यूल आपका होता है कोक। ये चीज आप याद रखिए, इतने सारा पॉइंट आप याद रखिए। ओके, और कास्ट आयरन को हम लोग डायरेक्ट कभी भी इसमें फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्जिंग के लिए मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज होना चाहिए 1.7% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पिन पंचेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन द सिलिंड्रिकल जॉब। पिन पंचेस आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग सेट ऑफ पिन्स। देखिए, इसमें बोला है पिन पंच का उपयोग बेलनाकार कार्य में छेद करने के लिए किया जाता है। पिन पंच निम्न प्रकार से उपलब्ध होता है। देखिए, पिन पंच का यूज करते जब किसी भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस में आपको पिन शेप्ड मतलब एकदम छोटे डायमीटर का होल आपको बनाना होता है तब यूज करते हैं, या जब छोटे डायमीटर का होल में कुछ भी चीज आपको फंस जाता है उसको निकालने के लिए भी हम लोग पिन पंच यूज करते हैं। इसके सेट में कितना पिन अवेलेबल होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 पिन, ऑप्शन नंबर बी 6 पिन, ऑप्शन नंबर सी 10 पिन, ऑप्शन नंबर डी 12 पिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 पिन। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर 5 पिन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें आपको और क्या क्या बोला है। पिन पंचेस आर यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन सिलिंड्रिकल जॉब। पिन पंच का उपयोग बेलनाकार कार्य में छेद करने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ड्रॉ आउट द डबटेल पिन फ्रॉम द जॉब। किसी भी जॉब में जब आपका कोई भी टेपर पिन, कोई भी चीज आपका फंस जाता है, उसको निकालने के लिए भी हम लोग पिन पंच का यूज करते हैं। पिन पंचेस आर अवेलेबल इन द सेट ऑफ 5 पिन। पिन पंच 5 पिन के सेट में उपलब्ध होते हैं। इट्स एज इज नॉट पॉइंटेड, हैव अ सिलिंड्रिकल पिन। तो देखो, पिन पंच का एज आपका पॉइंटेड नहीं होता है, वो भी आपका सिलिंड्रिकल होता है, वो भी आपका पिन शेप का है ना, तो ये आपका एज आपका पॉइंटेड नहीं होता, शार्प जैसा नहीं होता, वो भी आपका सिलिंड्रिकल होता है। ओके, यही आपको इसमें बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पंच shown in the figure is available in 60 and 90 degree and is used for fine and correct marking. Identify. देखिए, बोला है चित्र में दिखाया गया पंच 60 डिग्री और 90 डिग्री में उपलब्ध है। इसका उपयोग बारीक और सही मार्किंग के लिए किया जाता है। इस पंच का नाम क्या है? इस पंच का नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, पंच जो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, मैक्सिमम मार्किंग टूल हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, और ये हार्डेंड एंड इसका पॉइंट ग्राउंड होना चाहिए। ओके, प्रॉपरली ग्राउंड होना चाहिए। मेनली 3 टाइप्स ऑफ पंच होता है। एक आपका सेंटर पंच, सेकेंड होता है डॉट पंच, थर्ड होता है प्रिक पंच। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री, डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री और प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री। ओके, इतना आपको समझ आ गया।
इसमें देखिए बोला है ये जो 5 है इसका पॉइंट कभी 60 डिग्री होता है, कभी 90 डिग्री भी होता है। और जब आपको फाइन एंड करेक्ट मार्किंग करना होता है तब हम लोग इस पंच का यूज करते हैं। इस पंच का नाम क्या है? देखिए एक ही पंच में आपका 60 डिग्री पॉइंट भी होता है, 90 डिग्री पॉइंट भी होता है। तो कौन सा पंच में होता है? 4 ऑप्शन है, डिप पंच, बेल सेंटर पंच, ऑटोमेटिक पंच या पिन पंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक पंच। ओके, ऑटोमेटिक पंच। देखिए इसको पढ़िए तो आपको और समझ आएगा। इट इज अ मॉडर्न पंच एंड व्हाइल यूजिंग इट देयर इज नो नीड टू स्ट्राइक हैमर ओवर पंच हेड। मतलब एक मॉडर्न पंच है और जब हम लोग इसे यूज करते हैं बाकी पंच के जैसा हम लोग पंच के ऊपर बाकी पंच में क्या करते हैं? पंच के ऊपर हैमर से स्ट्राइक करते हैं, हैमर से हम लोग मारते हैं। लेकिन इस पंच को यूज करते टाइम हैमर से मारने का कोई आवश्यकता नहीं होता। तो हम लोग मार्किंग कैसे करते हैं? इट्स पॉइंट इज आइदर 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका पॉइंट आपका 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। इट इज यूज्ड फॉर फाइन एंड एक्यूरेट मार्किंग। मतलब इसका उपयोग बारीक एवं सटीक अंकन के लिए किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ स्ट्राइक कैन बी एडजस्टेड बाय रोटेटिंग इट्स कैप फिटेड टू बैक। तो आपको हैमर से स्ट्राइक करने का कोई जरूरत नहीं। तो आपको जब मार्किंग करना पड़ेगा तो इसके जो लास्ट में जो कैप है इसको घुमा के हम लोग एक्चुअली वर्कपीस के ऊपर मार्किंग करता है। ठीक है, ये जो आपका कैप है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो आपका कैप वाला पोर्शन है, इसको हम लोग घुमाते हैं तो ये आपका जैसे पेन में देखना, पेन में हम लोग जब घुमाते हैं ना तो पेन का पॉइंट निकल जाता है। तो वैसे इस पांच में भी, ऑटोमेटिक पांच में भी होता है। तो कभी इसका पॉइंट 60 डिग्री में भी मिलता है, कभी इसका पॉइंट 90 डिग्री में भी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग इस कैप को घुमाते हैं तो पॉइंट आपका बाहर निकालता है और वर्कपीस में उसमें मार्किंग करता है। ओके, डॉट पंच किस लिए यूज किया जाता है? विटनेस मार्क के लिए किया जाता है। ओके, और 30 डिग्री प्रिक पंच किस लिए यूज किया जाता है? डिवाइडर को स्थान देने के लिए किया जाता है। 90 डिग्री सेंटर पंच किस लिए यूज किया जाता है? सेंटर डील करने से पहले हम लोग 90 डिग्री का सेंटर पंच चलाते हैं ताकि सेंटर डील उसमें से प्रॉपर बैठ पाए। मतलब सेंटर डील को बैठने के लिए प्रॉपर जगह बनाने के लिए हम लोग सेंटर पंच का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following instrument is used to measure the fault of 3 point inside micrometer? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण 3 बिंदु अंदरूनी माइक्रोमीटर के दोष को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का जब आपको फॉल्ट चेक करना होता है तो आपको किस उपकरण का यूज किया जाता है? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ओके, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.005 मिलीमीटर। ओके, इसका यूज करते किसी भी होल का इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए। किसी भी मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ होल, किसी भी होल का इंटरनल डायमीटर को मापने के लिए 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका फॉल्ट अगर आपको चेक करना है तो हम लोग किस उपकरण का यूज करते हैं? रिंग गेज, एंगल गेज, प्लग गेज या स्लिप गेज। हम लोग चेक करते हैं रिंग गेज के मदद से। रिंग गेज देखो आपका गोल रिंग का जैसा होता है। ओके, ऐसा आपका होता है, लगभग ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें जो होल होता है इसमें हम लोग 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर को हम लोग डाल देते हैं। इसका एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। ठीक है, तो जब हम लोग 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर को डाल के जब हम लोग रिंग गेज में उसको फीड करते हैं तो उसमें अगर तीनों पॉइंट परफेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है तो हमको ये पता चलेगा कि आपका 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर ठीक है। अगर कोई 2 पॉइंट आपका मैच हो रहा है, रिंग गेज के साथ आपका कांटेक्ट में आ रहा है,
टच में आ रहा है, लेकिन किसी एक पॉइंट आपका टच नहीं कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में फॉल्ट है। तो हम लोग किससे एक्चुअली जांच कर सकते हैं? रीडिंग गेज का मदद से हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका लीस्ट काउंट और इसका फॉल्ट कैसे आपको चेक करना है, ये रिलेटेड है। देखिए, रीडिंग गेज इज यूज्ड टू चेक द आउटसाइड मेजरमेंट ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब। रीडिंग गेज का उपयोग बेलनाकार जॉब के बाहरी माप की जांच करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द फॉल्ट ऑफ 3 पॉइंट इनसाइड माइक्रोमीटर। मतलब इसका उपयोग 3 बिंदु वाले अंदरूनी माइक्रोमीटर का दोष को मापने के लिए भी किया जाता है। ओके, मैं आपको समझा दिया हूं कि कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रिकमेंडेड कटिंग एंगल ऑफ ए फ्लैट स्क्रैपर इज इन बिटवीन। देखिए, स्क्रैपर किससे बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं या टूल स्टील से बने होते हैं? जो आपका टूल स्टील, ठीक है, जो आपका फाइल काफी लंबे टाइम तक आप यूज करते हैं और उखे से जाते हैं, तो इस फाइल से हम लोग एक्चुअली स्क्रैपर बनाते हैं। इस पुराना फाइल से हम लोग स्क्रैपर बनाते हैं। फाइल बनता है आपका हाई कार्बन स्टील से, इसीलिए मैं आपको बोला स्क्रैपर भी आपका हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। कभी कभी एक नया स्क्रैपर भी आप टूल स्टील से बना सकते हैं। ओके, स्क्रैपर आपका जैसे फ्लैट स्क्रैपर होता है, हाफ डाउन स्क्रैपर होता है, हुक स्क्रैपर होता है, इसके बाद आपका बुल स्क्रैपर होता है और आपका होता है वेट, एक आपका मिस हो गया है, बुल स्क्रैपर, हाफ डाउन स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, हाँ, इसको 3 स्क्वायर स्क्रैपर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग 3 स्क्वायर स्क्रैपर कहते हैं। ये चीज आप याद रखना, या ट्रायंगुलर स्क्रैपर उसे हम लोग कहते हैं। तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ओके, तो इसमें देखिए एक चीज आपको याद रखना है, स्क्रैपर जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, फ्लैट स्क्रैपर कहां पे यूज होता है? किसी भी फ्लैट सरफेस से फ्लैट सरफेस का स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग फ्लैट स्क्रैपर का यूज करते हैं। जब आपका किसी भी स्मॉल कार्ब पोर्शन होता है या किसी भी स्मॉल बियरिंग सेक्शन होता है, वहां पर स्क्रैपिंग करने के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर यूज होता है। जब लार्ज बियरिंग सरफेस होता है या लार्ज कार्ब सरफेस होता है, वहां पर बुल्नो स्क्रैपर यूज होता है। जब किसी भी स्मॉल डायमीटर होल का आपको डीबरिंग करना है, बर्ड्स को हटाना है और फिनिश करना है, तब ट्रायंगुलर स्क्रैपर या 3 स्क्वायर स्क्रैपर यूज होता है। ओके, हुक स्क्रैपर आपका बच गया है। किसी भी फ्लैट जॉब के जब एकदम सेंटर पोर्शन में आपको स्क्रैपिंग करना है, तो हुक स्क्रैपर यूज होता है। और एक स्क्रैपर होता है जिसे हम लोग 2 हैंडल स्क्रैपर कहते हैं। 2 हैंडल स्क्रैपर आपका फाइल का जैसा होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग कब करते हैं? जब आपका लार्ज फ्लैट सरफेस होता है। लार्ज फ्लैट सरफेस मतलब बड़ा जब फ्लैट सरफेस होता है, तो उसका स्क्रैपिंग करने के लिए आपको 2 हैंडल स्क्रैपर का यूज करना पड़ता है। फाइल का जैसा हम लोग ऐसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, फाइल को अगर 2 हाथ से हम लोग पकड़ते हैं, तो ऐसे अगर करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग 2 हैंडल स्क्रैपर का यूज करते हैं। ओके, इसका पॉइंट एंगल या काटिंग एंगल आपको जानना है। तो फ्लैट स्क्रैपर का काटिंग एंगल एग्जैक्ट अगर देखें तो 81 डिग्री होता है। यही अगर एग्जैक्ट आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो 81 डिग्री होगा। अगर रेंज पूछा जाता है तो 4 रेंज है, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 85 to 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट स्क्रैपर का कटिंग एंगल। यही आपको इसमें बोला है, बोले फ्लैट स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग स्लाइट इरेगुलरिटीज ऑन ए फ्लैट सरफेस। किसी भी फ्लैट सरफेस से मामूली अनियमित चीज को हटाने के लिए हम लोग फ्लैट स्क्रैपर का यूज करते हैं। और इट्स एज इज मेड स्लाइटली कॉन्वेक्स। देखो, फाइल में आपका कॉन्वेक्सिटी होता है, और फाइल जब पुराना फाइल को हम लोग स्क्रैपर बनाते हैं, तो उसमें भी कॉन्वेक्सिटी रहेगा। यही आपको बोला कि ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स टाइप होता है। इट्स लेंथ इज 100 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर। इसका लेंथ 100 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक अवेलेबल होता है, जैसे फाइल का होता है। ओके, नेक्स्ट, द हाफ डाउन स्क्रैपर कटिंग एंगल इज इन बिटवीन। हाफ डाउन
स्क्रैपर का कटिंग एंगल कितना डिग्री होता है, इसका रेंज कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लैट स्क्रैपर का, मैं आपको बता दिया हूँ। एग्जैक्ट फ्लैट स्क्रैपर का पूछेगा तो 81 डिग्री, रेंज पूछेगा तो 85 से 90। ओके, अगर आपको पूछ रहा है कि हाफ राउंड स्क्रैपर का कटिंग एंगल कितना होता है, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 65, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 to 65 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए हाफ राउंड स्क्रैपर इज यूज्ड टू रिमूव हाई स्पॉट इन बोर्ड एंड बियरिंग टू गिव द राइट टाइप ऑफ फिट टू द मेटिंग शेफ्ट और जर्नल। मैं आपको पहले बोला किसी भी स्मॉल कार्ड सेक्शन होते हैं या बियरिंग सरफेस होता है, उसमें अगर आपको किसी भी शेफ्ट को फिट करना है तो उसमें मटेरियल आपका थोड़ा सा बच जाता है, इसीलिए फिटिंग प्रॉपरली नहीं होता, स्क्रैपिंग कर दीजिए तो हल्का फुल्का मटेरियल आपका निकल जाएगा, उसके बाद आप फिट कीजिएगा तो आपको प्रॉपर फिट मिलेगा। ओके, हाफ राउंड स्क्रैपर का कितना पॉइंट एंगल होता है, 45 से 65 डिग्री होता है। इतना आपको समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट और याद रखो, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, द कटिंग एंगल ऑफ ट्रायंगुलर स्क्रैपर इज। ट्रायंगुलर स्क्रैपर का या जिसे हम लोग 3 स्क्वायर स्क्रैपर कहते हैं, इसका कटिंग एंगल कितना होता है, 60 तो मैं बोला, इसका रेंज कितना होता है, 45 डिग्री से 60 डिग्री रेंज होता है। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें बोला क्या है, हाफ राउंड स्क्रैपर कटिंग एंगल इज इन बिटवीन 45 टू 65 डिग्री। मैं बताया हूं आपको। बुलनो स्क्रैपर इज यूज्ड टू मेक ऑयल पॉकेट्स इन लार्ज बियरिंग। जब लार्ज बियरिंग में आपको ऑयल पॉकेट बनाना होता है तो तब बुलनो स्क्रैपर यूज होता है। टू हैंडल स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप लार्ज साइज फ्लैट सरफेस। बड़े फ्लैट सरफेस का जब आपको स्क्रैपिंग करना होता है तब हम लोग टू हैंडल स्क्रैपर का यूज करते हैं। ओके, देखिए dovetails are provided on guideways of machine tool. The clearance between dovetails is adjusted by dovetail fitting। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं dovetail fitting ऐसा होता है, देखिए ऐसा फिटिंग होता है। ये अगर आपका मेल पार्ट होता है तो फीमेल पार्ट आपका ऐसा होगा, ये आपका फीमेल पार्ट, ये आपका मेल पार्ट। ठीक है, तो इसमें बोला है मशीन टूल्स के गाइड वे पर डॉवटेल प्रदान किया जाता है। तो मशीन टूल्स के बेड पर डॉवटेल दिया जाता है, जैसे लेथ मशीन बेड में डॉवटेल फिटिंग होता है, मिलिंग मशीन में आपका होता है। तो देखना गाइड वे में डॉवटेल फिटिंग होता है। तो द क्लियरेंस बिटवीन डॉवटेल्स इज एडजस्टेड बाय, मतलब डॉवटेल के बीच की निकासी को किसके द्वारा समायोजित किया जाता है। तो डॉवटेल के बीच अगर क्लियरेंस हो जाता है तो कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, सोचो इसके बीच में ज्यादा, ये आपका फीमेल डॉवटेल, ये आपका मेल डॉवटेल, इसके बीच में अगर आपका गैप ज्यादा हो जाता है तो हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, ज्यादा उसमें क्लियरेंस हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, टाइट फिट आपका नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो आपका थोड़ा सा हिलते रहेगा। तो ऐसा तो फिट नहीं होना चाहिए, गाइड वे आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा गाइड वे होगा तो आपका मैशिंग ऑपरेशन में आपका इनएक्यूरेसी आ जाएगा। इसीलिए देखिए अगर डॉवटेल के बीच में ज्यादा क्लियरेंस हो जाता तब हम लोग क्लियरेंस को कैसे एडजस्ट करते, कीपर प्लेट, लॉकिंग स्क्रू, टेपर वेज, चौथा जीब। किस चीज का यूज करते हैं, तो हम लोग जीब का यूज करते हैं, जीब। ठीक है, तो देखो अभी आपको समझ नहीं आ रहा ना, फिगर देखो आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखो ये आपका ऊपर में मेल पार्ट है, नीचे आपका फीमेल पार्ट है। सोचो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि लेद मशीन बेड में है, लेद मशीन बेड में डॉवटेल फिटिंग है। ठीक है, इसमें देखो मेल डॉवटेल और ये आपका फीमेल डॉवटेल, इसके बीच में जब क्लियरेंस ज्यादा हो जाता है ना तो उसमें वो क्या होगा, वो प्ले ज्यादा होगा, उसमें हिलेगा डुलेगा थोड़ा ज्यादा, प्ले उसमें ज्यादा होगा। तो इसमें इसी से जब आप लोग ऑपरेशन करते हैं ना तो मैशिंग इनएक्यूरेसी आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच में एक पत्ती यूज करते हैं। देखो इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट्स होता है, रेक्टेंगुलर पत्ती जैसा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीप कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैं और जूम करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। मेल डॉवटेल, फीमेल डॉवटेल, इसमें ज्यादा गैप है, इसमें देखो इस साइड में देखो एकदम प्रॉपरली फिटेड है, इसमें
फीमेल के साथ मेल एकदम प्रॉपरली अटैच है, लेकिन इसमें गैप इतने ज़्यादा है, तो इस गैप, इस क्लियरेंस को एडजस्ट करने के लिए हमको एक स्टील के पत्ती यूज करना पड़ता है, जिसे हम लोग जीप कहते हैं। समझ आ गया है ना, हर एक चीज आपको समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द रेंज ऑफ ए स्क्रू पिच गेज इज, मतलब स्क्रू पिच गेज की सीमा लगभग क्या होता है, तो इसका रेंज कितना होता है, 25 से 30 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर, 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर और 3.5 से 5 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.35 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। ठीक है, देखो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रू पिच गेज का हम लोग कब यूज करते हैं, जब किसी भी स्क्रू थ्रेड का आपको पिच चेक करना होता है, तब हम लोग स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। ओके, इसमें बोला द रेंज ऑफ स्क्रू पिच गेज इज 0.35 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर। स्क्रू पिच गेज इज यूज टू मेजर द पिच ऑफ ए स्क्रू थ्रेड। किसी भी स्क्रू थ्रेड का जब पिच आपको मेजर करना पड़ेगा तो हम लोग स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द शेप ऑफ ए स्मॉल होल गेज। स्मॉल होल गेज का शेप कैसा होता है, तो अगर आप इसको देखते हैं इसका शेप आपको पता चल जाएगा। 4 ऑप्शन है, ट्यूबुलर, सर्कुलर, कॉनिकल या क्यूबिकल। ट्यूबुलर राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल होल गेज, टेलीस्कोपिक गेज आप जानते हैं, इससे हम लोग बड़े डायमीटर होल का इंटरनल डायमीटर को चेक कर सकते हैं। किसी भी बड़े डायमीटर का होल है उसके इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए टेलीस्कोपिक गेज यूज करता है। टेलीस्कोपिक गेज का रेंज होता है 12.7 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर। जब इससे छोटा होल हो जाता है, मतलब 12.7 मिलीमीटर से भी छोटा जब होल हो जाता है, तो तब उसका इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग स्मॉल होल गेज का यूज करते हैं। इसका रेंज कितना होता है, 3.2 से 12.7 मिलीमीटर तक। ठीक है, और ये टोटल 4 सेट में अवेलेबल होता है। इसमें हार्ड एंड बॉल होता है, जैसे 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है, इसमें ये भी आपका सेम जैसा होता है, इसमें हार्ड एंड बॉल होता है। ओके, देखिए द शेप ऑफ ए स्मॉल होल गेज इज ट्यूबुलर, मतलब छोटे होल गेज का आकार ट्यूबुलर होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस गेज वी कैन मेजर होल्स ऑफ डायमीटर 3.2 मिलीमीटर टू 12.7 मिलीमीटर। मैं आपको बताया हूं, इसके मदद से हम लोग 3.2 मिलीमीटर से 12.7 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर होल का चेक कर सकते हैं। इन दिस द साइज ऑफ होल इज टेकन बाय पुशिंग 2 लीव्स आउट विथ ए स्क्रू थ्रू ए वेज। ठीक है, इससे क्या होता है, 2 हार्ड एंड बॉल होता है। जब हम लोग स्मॉल होल गेज का एकदम टॉप पोर्शन जो है उसको हेड को जब हम लोग घुमाते हैं, घुमाने पर वो बॉल आपका होल के इंटरनल पोर्शन में जाके कांटेक्ट में आता है और उसी को हम लोग लॉक करके फिर बाहर निकालते, फिर माइक्रोमीटर से हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से हम लोग स्मॉल होल गेज से मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए इसमें बोला है व्हेन दिस लीव्स गेट स्टक इन द होल इट इज टेकन आउट एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोमीटर। इस गेज की बोला जब ये पत्तियां छेद में फंस जाता है तो इसे बाहर निकाला जाता है और माइक्रोमीटर की मदद से मापा जाता है। मैं आपको बताया हूं, देखो स्मॉल होल गेज ये ऐसा होता है और इसमें आपका 2 बॉल होता है। जब किसी भी होल में आप घुसा दिए हैं, उसके बाद बॉल जो आपका है ना, इसको जितना आप टाइट करेंगे तो ये आपका बॉल बाहर निकलता जाएगा। तो जब ये पूरी होल में टच हो जाता है, आपको लॉक करना पड़ता है। इस पोर्शन से आप लॉक कर दीजिए, फिर बाहर निकाल लीजिए, फिर ये जो आपका हो जाता है जितना भी डायमीटर होता है माइक्रोमीटर से चेक कर लीजिए, आपको रीडिंग पता चल जाएगा। ओके, समझ आ गया है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको एक बार UPRVEUNL में पूछा गया था। एरर ऑफ मेजरमेंट, माप की त्रुटि इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, प्रिसिशन माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस प्रिसिशन, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू जितना डायग्राम में दिया है वो वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जॉब बनने का बाद मेजरमेंट करने का बाद जो वैल्यू आया है
उसके अंतर को हम लोग एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। ओके, अगर दोनों इक्वल आ जाता तो मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है। अगर कम या ज्यादा आता है, सोचो ट्रू वैल्यू जितना दिया है उससे अगर मेजरमेंट वैल्यू ज्यादा होता है तो वो आपका एरर हो जाता है, या ट्रू वैल्यू जितना दिया उससे मेजर वैल्यू आपका कम हो जाता है, उसमें भी आपका एरर होता है। ओके, दोनों वैल्यू आपका इक्वल होना चाहिए। जो डायग्राम में दिया है वो आपका ट्रू वैल्यू है, और जॉब बनने के बाद जब आप माप लेते हो वो आपका मेजर वैल्यू हो जाता है। ओके, इसमें बोला है एरर ऑफ मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एट इट्स एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मतलब मापने की त्रुटि किसी राशि के मापे गए मान और उसके वास्तविक मान के बीच का अंतर होता है। ओके, देखिए एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। मैं आपको बताया हूं टाइप्स ऑफ एरर, जैसे क्रॉस एरर, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर होता है। देखो, which tube is kept in the first aid box for treating a wound? किसी घाव के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन सी ट्यूब रखी जानी चाहिए? कोई भी जली हुई जगह है, कोई भी घाव है, तो उसका फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखना चाहिए? सोफ्रामाइसिन, ब्रुकलाइन, बीटाडाइन या पेनिसिलिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटाडाइन। कोई भी जगह अगर आपका जल जाता है, कोई भी घाव है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट एड के लिए आपको बीटाडाइन फर्स्ट एड बॉक्स में रखना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा दिखने में होता है। ओके, जिस भी स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट इसरो और एनपीसीआर एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके हाथ में सिर्फ 2 से 4 दिन का टाइम है, तो आप थ्योरी छोड़ के मेरे को लगता है कि आप एमसीक्यू में फोकस अब दीजिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू अभी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। तो एमसीक्यू अगर आपको इसरो का प्रैक्टिस करना है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टोटल 25 सेट मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। एक सेट में 80 क्वेश्चन, टोटल आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएगा। सबका अलग अलग टेस्ट सीरीज है, इसलिए आप टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से रजिस्टर करके लॉग इन कीजिए, टेस्ट सीरीज सेक्शन पर जाइए, आपको टेस्ट मिल जाएगा। जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए, फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। फ्री वीकली टेस्ट सेक्शन पर जाइए, और अभी इसमें आपको 2000 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 80 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन टेक्निकल, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में आपका इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश का क्वेश्चन है, और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन उसमें दिया है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उससे देख सकते हैं। और अभी आपके पास जितना टाइम है 25 सेट, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। 2000 क्वेश्चन पढ़ना बहुत बड़ा चीज नहीं है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड है, जो भी अलग अलग बुक से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। एक स्पेशल सीरीज बनाकर मैं इसरो के लिए अलग से टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए तैयार किया हूं, तो एटलीस्ट जाके चेकआउट कर लीजिए। ऐप का डायरेक्ट लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जरूर आप लोग जाके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा रसायन प्रयुक्त होते हैं? सबसे पहले आपको जानना है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग किस क्लास ऑफ फायर को बुझाने के लिए यूज करते हैं? क्लास बी फायर। क्लास बी फायर किस रिलेटेड होता है? फ्लेमेबल लिक्विड रिलेटेड होता है। फ्लेमेबल लिक्विड मतलब ये आपका जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, गैसोलीन होता है। इन सब चीज से जब आग लगते हैं तो इन आग को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होते हैं? 4 ऑप्शन है। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस ये NaH होगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH प्लस HCl मतलब ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चौथा नंबर ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर आप बी कर लीजिए। इसके लिए एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं एज ए केमिकल।
ठीक है, इसमें देखिए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पाउडर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, व्हेन इट इज मिक्स्ड CO2 इज प्रोड्यूस। जब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या बनता है, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं आग बुझाने के लिए माहिर होता है। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है ना, आप नेट पर भी ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल रिएक्शन। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए, ये आप कर दीजिए, ठीक है। मैं इसका केमिकल रिएक्शन आपको बता देता हूं। ये एक्चुअली केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिर भी आप लिख लीजिए, जब आप लोग का सिलेबस में आ रहा है तब Al2SO4 3 प्लस NaHCO3। NaHCO3 को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं तो AlOH3 प्लस Na2SO4 प्लस CO2 आपका बनता है। ये जो आपका CO2 है, CO2 ही आग बुझाता है, क्लास बी टाइप आग को बुझाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप लिख लीजिए, Al2SO4 ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का पाउडर यूज होता है। मिलके देखिए AlOH3 Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन कार्बन डाइऑक्साइड से एक्चुअली आग बुझता है। समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आप लोग के लिए लिखा दिया हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कलर ऑफ आर्गन सिलेंडर। देखिए कॉमनली आप जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक, और एसिटिलीन का कलर होता है मेरून, कभी कभी रेड भी आप लोग बोल देते हैं, ठीक है, चल जाता है, मेरून राइट आंसर होता है। आपको बोला आर्गन सिलेंडर का कलर क्या होता है, सिलेंडर का कलर से तो आपको सिलेंडर पहचानना है, आपको हमेशा थोड़ी ना पढ़ना है कि कौन सा सिलेंडर है। या जो भी अनएडुकेटेड आदमी है, इलिटरेट आदमी है, जो नापढ़ आदमी है, तो उसको समझने के लिए कलर ही ठीक है कि हाँ इस कलर का होगा तो ये आपका गैस सिलेंडर है, इस कलर का होगा तो ये आपका ऑक्सीजन का है, तो ऐसे कलर से पहचान लेते हैं हम लोग। तो देखिए आर्गन सिलेंडर का कलर क्या बोला, डार्क ग्रीन शोल्डर, मतलब गहरा हरा शोल्डर, डार्क ग्रीन का उसका गला होना चाहिए आर्गन सिलेंडर का, येलो शोल्डर होना चाहिए, ग्रे शोल्डर होना चाहिए, या मैरून कलर होना चाहिए। मैरून तो आपका एसिटिलीन के लिए हो गया, तो थोड़ी ना आर्गन के लिए होगा, तो आर्गन के लिए एक्चुअली होता है डार्क ग्रीन शोल्डर, मतलब गहरा हरा शोल्डर होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसका एक फिगर भी है। देखिए ये आर्गन सिलेंडर का है, ये आर्गन सिलेंडर का देखिए शोल्डर पोर्शन जो है, अगर नॉर्मली हम लोग अगर एक आदमी का साथ देखते तो ये उसका हेड हो जाता है, ये बॉडी हो जाता है, बाकी देखिए ये आपका शोल्डर हो गया है या नेक पोर्शन होगा। तो ये देखिए आपका डार्क ग्रीन कलर का हो रहा है ना, डार्क ग्रीन कलर का, मतलब ये आपका आर्गन सिलेंडर है। ओके देखिए कुछ कलर कोड इसमें देख लीजिए, सिलेंडर का कलर कोड, जैसे आप डस्टबिन का कलर कोड जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक के लिए आप याद रखिए येलो कलर होता है, मेटल के लिए आपका रेड होता है, ओके, पेपर के लिए ब्लू होता है, और ग्लास के लिए ग्रीन होता है। देखिए गैस सिलेंडर एंड कलर कोड, एसिटिलीन गैस सिलेंडर होता है तो मैरून या रेड होगा, आर्गन गैस सिलेंडर होता है तो डार्क ग्रीन शोल्डर होगा, CO2 सिलेंडर होगा तो ग्रे शोल्डर होगा, Cl2 सिलेंडर होगा तो येलो शोल्डर होगा, हीलियम सिलेंडर होगा तो ब्राउन शोल्डर होगा, हाइड्रोजन सिलेंडर होगा तो रेड शोल्डर, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर तो ब्लू शोल्डर होगा, और ऑक्सीजन के लिए आप जानते हैं ब्लैक कलर का होता है, ओके, ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है। वेट, सीमेंटेड कार्बाइड इज कैपेबल ऑफ कटिंग स्पीड, सीमेंटेड कार्बाइड गति से कटने में सक्षम है। तो सीमेंटेड कार्बाइड कितने गति से एक्चुअली कटिंग कर सकता है, 3 to 4 times ग्रेटर देन HSS कटिंग टूल, मतलब हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से 3 से 4 गुना अधिक, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से 5 से 8 गुना अधिक, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से 8 से 10 गुना अधिक, या हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल से 10 से 15 गुना अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली सीमेंटेड कार्बाइड कटिंग टूल
हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के तुलना में 3 से 4 गुण अधिक स्पीड में कटिंग कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सपोर्टिंग पॉइंट्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिंग स्पीड यूज्ड फॉर डिफरेंट टूल मटेरियल्स, अलग अलग टूल मटेरियल के लिए कटिंग स्पीड कितना होता है? सबसे कम कटिंग स्पीड होता है कार्बन स्टील कटिंग टूल का। तो देखिए, कार्बन स्टील कटिंग टूल का कटिंग स्पीड होता है 5 से 10 मीटर पर मिनट। उससे ज्यादा होता है हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल, उसका होता है 10 से 60 मीटर पर मिनट। उससे ज्यादा होता है कास्ट एलॉय, उससे ज्यादा होता है कार्बाइड, कार्बाइड का होता है 30 से 140 मीटर पर मिनट। उससे ज्यादा होता है सीमेंटेड कार्बाइड, इसका होता है 150 मीटर पर मिनट। ओके, तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील का कटिंग स्पीड था 10 से 60 था, तो 10 का अगर आप 3 गुना करते हैं तो 30 होता है, और 60 का अगर आप 3 गुना करते हैं तो आपका 180 होता है। मतलब देखिए सीमेंटेड कार्बाइड लगभग 3 से 4 गुना अधिक हो जाता है किसका कटिंग स्पीड के तुलना में? हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल के तुलना में। उससे ज्यादा होता है सरमेट्स का 150 से 300, उससे ज्यादा होता है सिरामिक और सिंटर्ड ऑक्साइड, उससे ज्यादा होता है सिरामिक और सिंटर्ड ऑक्साइड का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? मोर देन 500 मीटर पर मिनट। उससे ज्यादा होता है सीबीएन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, और उससे ज्यादा होता है डायमंड। जो जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका कटिंग स्पीड उतने ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, और डायमंड से कम हार्ड होता है सीबीएन। मतलब नेक्स्ट हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? सीबीएन क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, तो सबसे कटिंग स्पीड डायमंड का ज्यादा होगा, ये चीज आप याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। स्पैनर इज यूज्ड टू टर्न बोल्ट्स माउंटेड इन डीपर प्लेस इज, मतलब स्पैनर का उपयोग गहरे स्थानों पर लगे बोल्ट को घुमाने के लिए किया जाता है। कोई भी डीपर प्लेस है, गहरा जगह है, मतलब नाट बोल्ट कई डीप स्थान में, गहरा जगह में फिट हुआ है, उसको निकालने के लिए नॉर्मल स्पैनर से तो हम लोग खोल नहीं सकते, किसी और स्पैनर का हमको मदद लेना पड़ेगा। तो इस स्पैनर का नाम क्या है? सॉकेट स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, बॉक्स स्पैनर या रिंग स्पैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्स स्पैनर। ठीक है, देखना जिसने भी मोटर बाइक चलाया है तो मोटरसाइकिल का देखना जो प्लग होता है, प्लग को खोलने के लिए आपको प्लग रेंज चाहिए ना, तो प्लग रेंज ये आपका ऐसा देखने में होता है, ये आपका बॉक्स स्पैनर होता है। ठीक है, क्योंकि प्लग जो लगे होते हैं काफी डीपर प्लेस में लगे होते हैं, गहरा जगह में आपका लगे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग नॉर्मल रेंज से खोल नहीं सकते हैं। ओके, तब बॉक्स स्पैनर हम लोग यूज करते हैं। तो देखना प्लग रेंज आपका ऐसा देखने में होता है, उसको हम लोग प्लग रेंज नहीं, उसको हम लोग बॉक्स स्पैनर कहते हैं। ओके, देखिए बॉक्स स्पैनर रिलेटेड आपको क्या बोला है? इट इज नॉर्मली फीचर्ड ए 6 साइड ring type head that feeds the nut that has been pressed out of the steel tube during the machine manufacturing process. It is used to turn bolts mounted in different place. तो इसका देखना 6 साइड का रिंग टाइप हेड होता है, 6 साइड का रिंग टाइप हेड होता है। देखना इसमें 6 साइड होता है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड होगा। आप देख लेना, अगर आपके पास प्लग रेंज है जिसे हम लोग बॉक्स स्पैनर कहते हैं, तो आप चेक कर लेना, तो उसे 6 साइड का वो रिंग टाइप आपका हेड होता है, जिसे हम लोग किसी भी गहरा स्थान में नट बोल्ट लगे होता है तो उसको खोलने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एन एयर चिजल इज यूज्ड टू ब्रेक और काट मेटल ऑब्जेक्ट एपर्ट, हाउ इज इट ऑपरेटेड? एयर छेनी का उपयोग धातु की वस्तु को तोड़ने या काटने के लिए किया जाता है, इसका संचालन कैसे किया जाता है? देखिए चीजेल का यूज करते हैं किसी भी एक्सेस या एक्स्ट्रा मेटल को काट के निकालने के लिए। तो इसी तरह एयर चीजेल का भी यूज हम लोग करते हैं। तो एयर चीजेल को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं? हाइड्रोलिकली, मतलब हाइड्रोलिक रूप से, फ्रिक्शनली, फ्रिक्शन से, या मैग्नेटिकली, या चौथा ऑप्शन न्यूमेटिकली। तो न्यूमेटिकली राइट आंसर आ जाएगा। मैं आपको पहले भी बोला था, जब भी किसी भी आपका एआर रिलेटेड बात आएगा तो उसे हम लोग न्यूमेटिकली मतलब वायवीय रूप से हम लोग ऑपरेट करते हैं। ओके, जब आपका आएगा प्रेशराइज्ड
प्रेशराइज्ड, PRESSURIZED, प्रेशराइज्ड लिक्विड या फ्लूइड आएगा तब हम लोग हाइड्रोलिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आपका एयर चीजेल को हम लोग न्यूमेटिकली ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हिल्स एंड वैलीज ऑन द जॉब सरफेस इज चेक्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, मतलब जॉब सतह पर हिल्स और वैलीज की जांच करने की के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। तो देखिए, जो आपका सरफेस होता है वो एग्जैक्ट फ्लैट नहीं होता है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तो उसमें अप एंड डाउन ऐसे रहता है, अप एंड डाउन आपका रहता है। इसको बड़ा करते हो तो ऐसा आपका होता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये जो आपका अप वाला पोर्शन है ना, इसे हम लोग कहते हैं हिल्स, और ये जो आपका डाउन वाला पोर्शन है इसे हम लोग वैली कहते हैं। जैसे स्क्यू थ्योरी में इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, इसे रूट कहते हैं, उसी तरह अप पोर्शन को हिल और डाउन पोर्शन को वैली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए। किसी भी मैशिंग प्रोसेस है, आप सरफेस को बना लीजिएगा, उसको जब आप लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, तो इसका हिल्स एंड वैली को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? एमीटर तो करंट मेजरमेंट करता है। डायल गेज तो आपका होगा नहीं। प्रोफाइल मीटर राइट आंसर हो जाएगा उसका, प्रोफाइल को चेक करने के लिए। और बैरोमीटर से आप जानते हैं एयर प्रेशर आप मेजर करते हैं। ओके, तो प्रोफाइल मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफाइल मीटर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सरफेस का रफनेस को चेक करते हैं। रफनेस जब भी चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसमें कितना वैली है, कितना हिल्स है। देखिए, प्रोफाइल मीटर इट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ए सरफेस प्रोफाइल। किसी भी सरफेस की प्रोफाइल को मापने के लिए प्रोफाइल मीटर का यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू क्वांटिटी ऑफ इट्स रफनेस, मतलब इससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना रफ है, कितना स्मूथ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए चिजल विथ पॉइंट एंगल 60 डिग्री एंड next question 24, what is the clearance angle if the angle of inclination of a chisel with point angle 60 degree comma is 39.5 डिग्री। मतलब इसमें इंक्लिनेशन एंगल आपको बोला है 39.5 डिग्री। इंक्लिनेशन एंगल आपका इतना है और पॉइंट एंगल आपका इतना है। ओके, तो आपको निकालने के लिए बोला है क्लियरेंस एंगल कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इस फिगर को देखिए। इसी में देखिए, देखना चिजेल का ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल होता है इसे हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। ये जो बीटा है इसे हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए चिजेल का लोअर सरफेस और जॉब सरफेस के बीच जो एंगल होता है इसे हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं। मतलब गामा आपको निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। और चिजेल का जो अपर सरफेस होता है और चिजेल जिस सरफेस पे काम कर रहे हैं उसका 90 डिग्री अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल होता है, मतलब चिजेल का अपर फेस और उसके 90 डिग्री, चिजेल का 90 डिग्री अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल होता है ये अल्फा होता है, इसे हम लोग रेक एंगल कहते हैं। तो आपको ए वाला एंगल निकालना पड़ेगा कितना होगा, जबकि आपको बोल दिया है कि उसमें पॉइंट एंगल कितना है। पॉइंट एंगल आपको बोल दिया है 60 डिग्री। ओके, और इंक्लिनेशन आपको बोल दिया है 39.5 डिग्री। ठीक है, तो देखो इंक्लिनेशन मतलब क्या कि कितना झुकाव है, जॉब सरफेस से कितना झुकाव है, इसे हम लोग झुकाव कोड कहते हैं। ये आपको बोल दिया है और आपको पॉइंट एंगल पता है। पॉइंट एंगल मतलब क्या है? पॉइंट एंगल मतलब ये आपका इतना तक आपको पता है, इतना तक आपको पता है, सॉरी इतना तक आपका पॉइंट एंगल होता है। ठीक है, तो आधा अगर हम लोग करते हैं, आधा पॉइंट एंगल करते हैं तो ये आपका इतना पोर्शन कितना आ जाएगा, इतना पोर्शन आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और इधर आपको टोटल कितना है 39.5, ये आपका 30 आ जाएगा। तो बाकी पोर्शन आपका कितना हो जाएगा 39.5 माइनस 30 डिग्री, तो ये आपका 9.5 डिग्री आ गया ना। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो इसमें आपको पॉइंट एंगल बोल दिया है, ये आपका जो पॉइंट एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, तो इसमें ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, मतलब ये वाला पोर्शन आपका 30 डिग्री हो गया। और आपका इंक्लिनेशन एंगल बोला 39.5। ठीक है, तो देखो इतना आ गया, आपको सिर्फ इतना ही निकालना है।
ये एंगल निकालने के लिए इससे आप 30 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका 9.5 आ जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं? यही आपको बोला है इसमें कि इसमें क्लियरेंस एंगल कितना हो जाएगा, 9.5 डिग्री आपका हो जाएगा। देखिए इसमें गिवन मतलब क्वेश्चन में दिया है इंक्लिनेशन एंगल आई इज इक्वल टू 39.5 डिग्री, तो ये आपका 39.5 डिग्री हो गया। पॉइंट एंगल बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री इधर तक हो गया। ओके, इंक्लिनेशन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका क्लियरेंस एंगल होता है प्लस पॉइंट एंगल का आधा होता है, तो क्लियरेंस एंगल प्लस पॉइंट एंगल अपन 2, मतलब पॉइंट एंगल का आधा होता है, क्योंकि देखिए पॉइंट एंगल इतना होता है, पॉइंट एंगल का आधा हमको चाहिए प्लस क्लियरेंस एंगल को जोड़ देते हैं हमको, तब आ जाता है इंक्लिनेशन एंगल। तो इंक्लिनेशन एंगल का वैल्यू इतना दिया है, पॉइंट एंगल सॉरी ये तो आपको क्लियरेंस एंगल है अल्फा प्लस पॉइंट एंगल आपको दिया 60 अपन 2, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो अल्फा का कैलकुलेशन करते तो 9.5 आ गया। प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूं, प्रैक्टिकली आप समझ गए ना, तो आप किसी भी मैथ को इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट इसमें हेरफेर हो सकता है, डाटा इसमें हेरफेर हो सकता है। ओके, 25th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द शोन फिगर इज, दी गई आकृति में दर्शाया गया चित्र क्या है? तो ये क्या है आपका ग्राइंडिंग टूल, चेजर टूल, ड्रिलिंग टूल या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो देखिए इस टूल का नाम है चेजर टूल या चेजर। चेजर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। फिगर हमेशा आपको याद रखना है, ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। हम लोग इससे भी थ्रेड काटने में यूज करते हैं। लेद मशीन में हम लोग चेजर को यूज करते हैं डाई हिट के साथ, डाई हिट के साथ चेजर को यूज करके हम लोग लेद मशीन में मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट सकते हैं। ओके, इसमें मैं आपको बोला चेजर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मतलब एक से अधिक कटिंग है वो कटिंग करता है। ये तो चीज आपका क्लियर हो गया। लेद मशीन में चेजर से अगर आपको मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटना है तो डाई हेड आपको यूज करना पड़ेगा चेजर के साथ साथ। ओके, तो चेजर के साथ अगर आप डाई हेड को यूज करते हैं तो लेद मशीन पर भी आप मल्टी स्टार्ट थ्रेड काट सकते हैं। ओके, देखिए इट इज ऑफ दो टाइप ऑफ चेजर होता है, एक आपका हैंड चेजर, दूसरा होता है मशीन चेजर। हैंड चेजर आपका थ्रेड को क्लीनिंग करता है, किसी भी बोल्ट का थ्रेड को क्लीनिंग करता है और किसी भी थ्रेड को फिनिश भी करता है। हैंड चेजर का एक काम होता है। मशीन चेजर का क्या काम होता है? जैसे काट थ्रेड ऑन कैप्स्टन, टारेट और ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन टारेट या कैप्स्टन में थ्रेड भी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, द हार्डेस्ट कटिंग टूल मटेरियल नेक्स्ट आफ्टर डायमंड इज। डायमंड के बाद कौन सा सबसे कठोर कटिंग टूल होता है? बोला हीरे के बाद सबसे कठोर काटने वाला उपकरण क्या होता है? हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, डायमंड या सीबीएन। तो देखिए मैं एक चार्ट आपको दिखा दिया हूं कि कौन ज्यादा हार्ड होता है, किसका कटिंग स्पीड कितना होता है। जिसका कटिंग स्पीड ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, मतलब वो सबसे ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो वो चार्ट आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ कटिंग स्पीड भी आप लगभग वो अप्रोक्सीमेट दिया है वो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, उसका कटिंग स्पीड सबसे ज्यादा है। तो डायमंड से कम हार्ड कौन होता है? तो डायमंड के बाद अगर कोई कठोर कटने वाला उपकरण होता है तो वो आपका होता है सीबीएन, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। ओके, देखिए हार्डनेस, जो भी आपका मेटेरियल है उसका हार्डनेस आप देख लीजिए। जैसे हार्डनेस स्टील 7000 से 13000 इसका हार्डनेस होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। टंगस्टन कार्बाइड का कितना होता है? 18000 से 24000। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है 20000 से 30000। टाइटेनियम कार्बाइड का होता है 18 से 32000। सिलिकॉन कार्बाइड का होता है 21000 से 30000। बोरोन कार्बाइड का होता है 28000। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड का होता है 35000 से 47500। और सबसे ज्यादा होता है डायमंड का 70000 से 80000। ओके, 70000 से 80000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसका हार्डनेस होता है। ओके, ये इसका नॉब स्केल में है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसमें आपको बोला है एंड ऑफ ए स्पैनर सेट मेक एन एंगल विद द एक्सिस। देखना स्पैनर आपका कभी भी, स्पैनर जो हेड है ना वो कभी भी उसके एक्सिस के साथ ऐसे सीधा नहीं रहता है, थोड़ा सा एंगल में ऐसे रहता है, थोड़ा सा उसमें
एंगल में रहता है, मतलब उसके एक्सिस के साथ थोड़ा एंगल में रहता है। कितना डिग्री एंगल में रहता है? 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो 15 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। बोला स्पैनर सेट का अंत अक्ष के साथ 15 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो स्पैनर सेट का जो अंत है, हेड पोर्शन है या एंड पोर्शन है, वो देखना थोड़ा सा उसके एक्सिस के साथ एंगल में रहता है। कितना डिग्री एंगल में रहता है? 15 डिग्री। बोला स्पैनर एक ऐसा टूल होता है जिससे हम लोग, जैसे क्या होता है, ग्रिप एंड मैकेनिकल एडवांटेजेस अप्लाइंग टॉर्क टू टर्न ऑब्जेक्ट, किसी भी नाट या बोल्ट को टाइट और लूज करने के लिए यूज होता है, और इसके एक्सिस के साथ 15 डिग्री एंगल में वो रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। When scribing line with a surface gauge, the angle between the point of the scriber and the surface of the job is kept. मतलब सरफेस गेज से रेखा खींचते समय स्क्राइबर के बिंदु और जॉब की सतह के बीच का कोण कितना रखा जाता है? जब हम लोग सरफेस गेज से मार्किंग करते हैं तो सरफेस गेज का स्क्राइबर का जो पॉइंट है और जॉब सरफेस के बीच कितना डिग्री एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री, 70 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 से 35 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसमें देखिए, व्हेन स्क्राइबिंग ए लाइन विथ ए सरफेस गेज, द एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ द स्क्राइबर एंड द सरफेस ऑफ द जॉब इज केप्ट 30 to 35 डिग्री। जब सरफेस गेज से हम लोग वर्कपीस पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके स्क्राइबर का पॉइंट और वर्कपीस सरफेस के बीच का एंगल 30 से 35 डिग्री होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन डेटम लाइन मेथड ऑफ मार्किंग, फिनिश्ड सरफेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। डेटम लाइन मेथड ऑफ मार्किंग या डेटम सरफेस मेथड ऑफ मार्किंग, इसमें एक रेफरेंस लाइन होता है जिसका बेसिस पर सभी लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, देखिए अगर इस फिगर को आप देखते हैं तो देखिए ये आपका फिनिश्ड वर्कपीस है, तो इस लाइन को हम लोग डेटम लाइन बनाया है, मतलब रेफरेंस लाइन बनाया है, और इस दो आपको लेना पड़ेगा, इसको हम लोग बनाया है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये आपका एक डेटम एज हो गया, ये आपका एक डेटम एज हो गया, दोनों जहां पे मिलता है ये कॉमन पॉइंट होता है, तो ये भी आपका डेटम सरफेस, ये भी आपका डेटम सरफेस बन गया। जितना भी आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है सब देखिए आपको इससे आपको लेना पड़ेगा, इससे लेना पड़ेगा, इससे लेना पड़ेगा, और ये वाला जो मेजरमेंट है तो इसके बेसिस पर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फिनिश्ड वर्कपीस को कितना डिग्री एंगल में रखा जाता है? तो देखो 90 डिग्री एंगल में रखा जाता है। तो डेटम लाइन मेथड ऑफ मार्किंग में फिनिश्ड सरफेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, तो कितना डिग्री होता है? तो ये आपका 90 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला डेटम लाइन इज ए रेफरेंस लाइन फ्रॉम व्हिच ऑल अदर लाइंस आर मार्क्ड। डेटम लाइन वो लाइन रेफरेंस लाइन होता है जिसका बेसिस पर बाकी लाइन को मार्क किया जाता है। फॉर मोस्ट कंपोनेंट 2 डेटम लाइन आर रिक्वायर्ड। ज्यादातर कंपोनेंट में 2 डेटम लाइन जरूरत होता है, 1 हॉरिजॉन्टल और 1 अदर वर्टिकल। तो ये जो मिलाते हैं तो इसे क्या एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्रोवाइड्स द कॉमन पोजीशन। ये आपका कॉमन पोजीशन होता है, ये जो पॉइंट होता है ये आपको कॉमन पोजीशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लुब्रिकेंट इज यूज्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब स्नेह का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है। देखिए लुब्रिकेंट किस लिए यूज होता है? लुब्रिकेंट होता है लाइफ ब्लड ऑफ मशीन। किसी भी दो मिलने वाला पार्ट्स जो होता है मशीन का, दो मिलने वाला पार्ट्स होता है, उसके बीच में घर्षण होता है। घर्षण से धीरे धीरे पार्ट्स घिस जाता है, तो घिसने से बचाने के लिए हम लोग उस दो मिलने वाला पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? देखना, जब भी दो मिलने वाला कोई भी मशीन का पार्ट है, वो उसमें अगर कोई भी लुब्रिकेंट नहीं है, ड्राई हो गया, तो आपस में घिसते जाएगा, फ्रिक्शन होते जाएगा, तो धीरे धीरे एक दूसरे को टक्कर लगते जाएगा और उसमें हीट पैदा होगा। फ्रिक्शन से हीट पैदा होगा। हीट पैदा होने से धीरे धीरे क्या होता है, जब ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है उसका हार्डनेस को खो जाता है, तो मशीन पार्ट जल्दी जल्दी तब खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शनल हीट है इसको कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट होता है, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड लुब्रिकेंट होता है।
ओके, ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, ये चीज आपको याद रखना। मोलिबोडिनम डाइसल्फाइड, ये भी एक ग्रेफाइट ये भी एक सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल होता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया है। देखिए इसमें आपको बोला है लुब्रिकेंट, द मेन फंक्शन ऑफ ए लुब्रिकेंट इज टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। किसी भी मशीन पार्ट्स के दो मूविंग सरफेस है जहां मूव कर रहे हैं, दो पार्ट जहां मूव कर रहा है और उधर अगर फ्रिक्शन हो तो उसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट ऑयल इज नीडेड टू रन द मशीन विदाउट नॉइज। देखना जहां पे भी दो मेटल घिसेगा तो कैच आवाज आएगा, तो वो आवाज को भी कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज करते हैं हम लोग। लुब्रिकेंट और क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द मूविंग पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण जो भी हीट होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। मिनिमाइज वियर एंड टियर ऑफ द कंपोनेंट, घिसने से, मशीन पार्ट को टूटने से फूटने से बचाने के लिए भी यूज होता है। प्रोवाइड ए कुशन इफेक्ट बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, उसमें एक कुशन जैसा, तकिया जैसा वो लेयर बना देता है। क्लीन द पार्ट्स बाय केयरिंग अवे मेटल चिप्स विद देम, तो आपको ध्यान से मैम उसको पार्ट को क्लीन करना पड़ेगा और ये देने से प्रोटेक्ट पार्ट्स फ्रॉम कोरोजन, तो इससे वो पार्ट्स में जंग भी नहीं लगता, उससे भी बचाता है। प्रिवेंट ब्लो बाय गैस, प्रोवाइडिंग एन ऑयल फिल्म बिटवीन द रिंग एंड द लाइनर ऑफ बोर्ड। इसको छोड़ दीजिए। तो इतना तक आपको समझ आ गया। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो टोटल 30 क्वेश्चन में अपने तरफ से जितना हो सके डिस्कशन किया। जैसे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक अच्छा क्लास प्रोवाइड करने के लिए, एक नया क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को देने के लिए मैं आप लोगों को देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।